हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवालिक स्टडी अड्डा। आप लोग हमारे इस चैनल पर अभी एमपी पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि 2024 में हुआ था, पेपर को सॉल्व देख रहे हैं। इसके हमने पार्ट 1 एवं पार्ट 2 करा दिए हैं, जिसमें 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हल करा दिया गया है विस्तृत व्याख्या के साथ। ठीक है, आप लोग उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम इसका तीसरा पार्ट, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से लेकर के 150 तक के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने अगर हमारे वीडियो को नहीं देखा हो तो आप जाकर के देख लीजिएगा। उम्मीद है आपके भविष्य में आने वाले एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो 1 जून 2025 को डेट निर्धारित की गई है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज हमारा, मानवतावादी भूगोल शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? मानवतावादी भूगोल शब्द का उपयोग पहली बार किसने किया था? तो वो विकल्प हमारा जो ए है वो सही है, ई फू तुआन। ठीक है, थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। 1970 के दशक में जो है मात्रात्मक क्रांति एवं प्रत्यक्षवाद के विरोध के स्वरूप दोबारा से जो है मानवतावादी भूगोल उन्मुख हुआ, जो कि इनका विरोध करता था। और 1976 ईस्वी में ई फुतुआन ने, या वाई फुतुआन अंग्रेजी में अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाता है, वाई फुतुआन। ठीक है, तो इन्होंने 1976 ईस्वी में मानवतावादी भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 102, निम्नलिखित भूगोलवेत्ताओं में से किसने 1922 ईस्वी में अमेरिकी भूगोलवेत्ता संगठन के समक्ष अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जोर दिया कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए, मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए? तो 102 का जो सही विकल्प है वो डी, हरलान एच बैरोज, जिसको हम लोग एच बैरोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ए ह्यूमन इकोलॉजी की जो है अवधारणा है उसके संस्थापक हैं। ह्यूमन इकोलॉजी अवधारणा के संस्थापक हैं, और इन्होंने ही जो है ये जोर दिया कि मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर केंद्रित होना चाहिए। भूगोल जो है वो किस पे केंद्रित होना चाहिए? मानव पारिस्थितिकी के अध्ययन पर। एच बैरोज जिसे हम लोग कहते हैं, और ह्यूमन इकोलॉजी के जो है संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 103। हार्वर्ड में एक विद्वान के रूप में विलियम मॉरिस डेविस ने ध्यान से क्षेत्र अवलोकन की आदत किससे सीखकर विकसित की थी? ठीक है, तो इस प्रश्न संख्या 103 का जो सही उत्तर है वो है ए, सेलर महोदय से उन्होंने ये बात सीखी थी। ठीक है, तो हार्वर्ड में जो है एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कौन? सेलर महोदय भूगर्भ वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और जिससे जो है विलियम मॉरिस डेविस ने, WM डेविस ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी, और उनसे ही इन्होंने सीखा था, क्षेत्र अवलोकन की जो है आदत को सीखा था। किसका? सेलर महोदय के द्वारा। 103 का विकल्प ए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 104। फ्रांस के विश्वविद्यालय ने फ्रेंच ऑफ लीजेंड ऑफ ऑनर की उपाधि से विभूषित किया है। ठीक है, तो 104 का जो सही आंसर है वो है डी, विलियम मॉरिस डेविस को जो है फ्रांस विश्वविद्यालय ने इस उपाधि से विभूषित किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 105 देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? आपको पता है हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें भूगोल की 150 महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा की थी। वो
पुस्तकें विभिन्न एग्जाम में पूछी गई, वहीं से उनका संकलन किया गया है। तो आप जाकर के हमारे वीडियोज में उसको देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जो है किसकी पुस्तक है? बी, डेविड हार्वे महोदय की जो है ये पुस्तक है, डेविड हार्वे महोदय की। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 106। प्रश्न संख्या 106 है कि महासागरीय पर्यावरण में सागरीय स्तनधारियों जैसे पोरपोइस, डॉल्फिन, व्हेल आदि को पालन पोषण और प्रशिक्षित करने को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है महासागर पशुपालन। ठीक है, इसे हम लोग समुद्री पशुपालन के भी नाम से जानते हैं, समुद्री पशुपालन के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से फिश फार्मिंग है। इसमें क्या होता है कि मछलियों के छोटे छोटे बच्चों को छोटे तालाब में रख के फिर उनको समुद्र में छोड़ दिया जाता है, जिससे वह अपने प्राकृतिक आवास में रह करके बड़ी हो सकें और फिर जो है उनको जो है उनका पशुपालन किया जाता है। छोटे बच्चों को बाहर रखा जाता है समुद्र से, जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको समुद्र में छोड़ा जा सके और सर्वाइव कर सके तो उनको उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी जो है फार्मिंग ही की जाती है। इसका जो सही उत्तर है वो है महासागर पशुपालन। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107 है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? 107 का सी आंसर सही है, ग्रेट बैरियर रीफ इसका सही उत्तर है। आप लोगों को पता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर, कहाँ पर? उत्तर पूर्वी तट पर लगभग 1900 किलोमीटर लंबाई में, 1900 किलोमीटर लंबाई में और लगभग 160 किलोमीटर चौड़ी ये जो है रीफ फैली हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व तट में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, 108। प्रश्न संख्या 108। चागोस द्वीप समूह जो कि 7 अटॉल का एक समूह है किस महासागर से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर। हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह स्थित है। मालदीव है, मालदीव से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये लगभग 60 द्वीपों का एक समूह है, 60 द्वीपों का एक समूह है। इसी में से एक द्वीप है जिसका नाम आपने सुना होगा डियागो गार्सिया। ठीक है, डियागो गार्सिया, जिस पर की जो है आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ने अपना जो है सैन्य अड्डा बना रखा है। यूएसए ने अपना क्या बना रखा है? सैन्य अड्डा। ठीक है, जो कि चागोस द्वीप समूह का ही एक द्वीप है, जिसको हम क्या कहते हैं? डियागो गार्सिया कहते हैं। और जो चागोस द्वीप समूह जो कि 7 अटाल का एक समूह है, अटाल से, प्रवाल से निर्मित द्वीप समूह है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग आगे देखते हैं 109। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन जीवित प्रवाल भित्ति है? प्रश्न संख्या 109, कौन सी जीवित प्रवाल भित्ति है? ठीक है, तो ये जो है फ्लोरिडा से कुछ मील की दूरी पर स्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिडा रीफ के नाम से जानते हैं। 109 का जो राइट आंसर है वो ए है, जीवित प्रवाल भित्ति कही जाती है कौन सी? फ्लोरिडा रीफ। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं आगे 110। लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 110 का जो सही उत्तर है वो है सी, प्रति 1000 ग्राम में। आपको पता होना चाहिए हम लोग लवणता कैसे नापते हैं। सागरीय जल में, थोड़ा लिख के बता देते हैं, सागरीय जल में घुले हुए भार या लवण तथा सागरीय जल के बीच जो अनुपात है, सागरीय जल के बीच अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। इसे हम जो है ग्राम प्रति
हजार में व्यक्त करते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो आप सबको पता है इस तरह होता है। प्रतिशत नहीं है ये, लेकिन सामान्य लोग गलती कर देते हैं, प्रतिशत जैसा ही लगा देते हैं। ये प्रति हजार ग्राम में घुले लवण की मात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 110 का जो राइट आंसर है वो प्रति हजार ग्राम है। प्रश्न संख्या हम लोग आगे देखते हैं 111। प्रश्न संख्या 111 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किसमें अभिसरण नहीं होता है? तो अभिसरण का मतलब पहले तो आप समझ लीजिए, अभिसरण क्या होता है। प्रश्न संख्या 111, 111 का डी, दो महाद्वीपों एवं दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। दो महाद्वीप एवं दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ मूव करना, एक दूसरे की तरफ मूव करना। ठीक है, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार निम्न किसमें अभिसरण नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे संसार में ऐसा कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलता है जहां पर दो महासागरीय एवं दो महाद्वीपीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसरित। एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण होता है, दो महाद्वीपीय प्लेटों का आपस में अभिसरण हो सकता है, दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण हो सकता है, लेकिन कहीं भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला जहां पर दो महाद्वीपीय प्लेटें और दो महासागरीय प्लेटें एक दूसरे की तरफ अभिसरित हो रही हों। ठीक है, तो 111 का जो सही आंसर है वो है डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 112। अत्यधिक संपीड़न के कारण जब बलन की एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है 112 का बी, प्रतिबलन। ठीक है, प्रतिबलन को हम लोग ओवरटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरटर्न। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? जब संपीडनात्मक बल, मतलब जब एक दूसरे की तरफ जो बल उन्मुख होता है, ऐसे जब संपीडनात्मक बल जो है बल बहुत अधिक हो, कैसा हो? बहुत अधिक हो संपीडनात्मक बल, तब चट्टान की परतें वलन अक्ष पर टूट जाती हैं। कहाँ टूट जाती हैं? वलन अक्ष पर टूट जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं। तब किस प्रकार के जो है बलन का निर्माण होता है? प्रतिबलन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओवरटर्न कहते हैं। ठीक है, तो 112 का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 113। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से कौन सा समतल स्थापक बल है? समतल स्थापक बल जिसको कहा जाता है वो है बहिर्जात बल। किसको कहा जाता है? बहिर्जात बल। ठीक है, बहिर्जात बल क्या होता है? जो बल पृथ्वी की बाहरी सतह पर कार्य करते हैं वो बहिर्जात बल कहलाते हैं, और जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतर्जात बल कहलाते हैं। तो अंतर्जात जो बल होते हैं ये असमानताएं उत्पन्न करते हैं धरातल पर, असमानताएं उत्पन्न करते हैं धरातल पर। ठीक है, और जो बहिर्जात बल होते हैं वो इन असमानताओं को जो है प्लेन या बराबर या उनमें समतल करने में लगे रहते हैं, इसलिए बहिर्जात बलों को जो है समतल स्थापक बल कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 114। 114 जो है वो है कि निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है? सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, तो 114 का जो है वो राइट आंसर है जॉर्डन नदी घाटी। ठीक है, जॉर्डन नदी घाटी ये विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। इसकी लंबाई लगभग जो है 5000 किलोमीटर है, लगभग 5000 किलोमीटर है, और ये जो है जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होती है, जॉर्डन घाटी से प्रारंभ होते हुए जम्बेजी नदी तक जाती है, जम्बेजी नदी तक जाती है। और आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि रिफ्ट वैली को या रिफ्ट घाटी को ही जर्मन भाषा में ग्रेवन कहा जाता है, ग्रेवन कहा जाता है। और इनका निर्माण क्या होता है? जब बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो जो उनका हिस्सा नीचे धस जाता है, यहीं पे क्या निर्माण होता है? रिफ्ट वैली का निर्माण होता है इस तरह। ठीक है, ये दोनों इधर खिसक गए और ये हिस्सा कहाँ चला गया? नीचे चला गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक रिफ्ट वैली बन गया, जिसको ग्रेवन भी कहा जाता है जर्मन भाषा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जॉर्डन नदी घाटी। प्रश्न संख्या हम लोग 115 देखते हैं। 115 जो है, निम्न में से
प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा चापाकार आकृति का नहीं है? किस नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार नहीं है? 115 नंबर। ठीक है, तो पहले तो हम चापाकार समझ लेते हैं। इस तरह का जो डेल्टा होता है उसको चापाकार डेल्टा कहा जाता है, जो कि लगभग किसका है? नील नदी का है। हेरोडोटस ने सर्वप्रथम जो है डेल्टा शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब ये जो चापाकार डेल्टा है ये नील नदी का है, गंगा का है, आप विकल्प देखते जाएगा आपको मिल जाएगा, राइन का है, ठीक है, हांगो का है, डेन्यूब का है, सिंधु का है, ठीक है, पो नदी का है, लीना नदी का है, इत्यादि नदियों का जो है डेल्टा कैसा है? चापाकार डेल्टा है, जिसको जो है इस तरह हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, दूसरा डेल्टा होता है पंजे के आकार का, पंजाकार डेल्टा जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, पंजाकार डेल्टा बोलते हैं। अब ये जो है वर्ड फुट भी बोलते हैं इसको हम लोग, वर्ड फुट। किस नदी का जो है चापाकार डेल्टा नहीं है? 115 का जो सही उत्तर है वो मिसिसिपी नदी का डेल्टा, क्योंकि नील, गंगा, सिंधु ये सब कैसा है? चापाकार ही है, जबकि मिसिसिपी नदी का डेल्टा कैसा है? वर्ड फुट का है या पंजाकार डेल्टा कहलाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखानों के संकेंद्रण की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। प्रश्न संख्या 116 है, मध्य प्रदेश में सीमेंट के कारखानों की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। 116 का जो राइट आंसर है वो ए, दमोह सीधी पेटी। ठीक है, दमोह सीधी पेटी। सीमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, एमपी का जो है सीमेंट उत्पादन में तीसरा स्थान है, और जो इंडिया है उसका जो है सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान है चीन के बाद। ठीक है, राज्य का जो सतना जिला, मैहर और नीमच में लगभग सीमेंट के जो है 23 कारखाने लगे हुए हैं। तो दमोह से लेकर के सीधी तक जो पेटी है, जो सीधी तक जो बेल्ट पाई जाती है, उसमें जो है सीमेंट के महत्वपूर्ण कारखानों का संकेंद्रण है। तो 116 का जो राइट आंसर है वो दमोह सीधी पेटी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न इनमें से किस जिले में पॉलीमर बनाने का कारखाना स्थित है? 117 का जो राइट आंसर है वो है बी, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जो है पॉलीमर बनाने का जो है कारखाना स्थित है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं 118। प्रश्न संख्या 118 है, मध्य प्रदेश के मालवा पठार के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 118। ठीक है, मालवा के पठार की चर्चा हम लोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या 118 में यदि आप देखेंगे तो कथन एक सही है, ए दक्कन ट्रैप से आवृत है। ठीक है, दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। ठीक है, विकल्प बी, विंध्याचल श्रेणी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, बिल्कुल सही है। विकल्प सी है, पठार का सामान्य ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो 118 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लेकिन ये कथन गलत है। और विंध्यन स्थलाकृतियां दक्कन ट्रैप से ढक गई हैं, ये भी बात सही है। तो ए, बी और डी बिल्कुल सही है, जबकि सी विकल्प जो है गलत है। वही पूछा है कौन सा गलत है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मालवा का पठार है उसमें जो है चंबल, सिंध, बेतवा नदियां जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। किस तरफ प्रवाहित होती हैं? उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। और बाकी नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो इसका जो सामान्य ढाल है उत्तर पश्चिम की तरफ उत्तर की तरफ है, और इसमें जो दिया है वो दक्षिण पूर्वी। तो इसलिए आप जो है ऑप्शन गलत है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19। 119, मध्य प्रदेश के बघेलखंड भौगोलिक प्रदेश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बघेलखंड
भौगोलिक प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे जरूर ध्यान दिया करिए, नहीं है, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है क्वेश्चन पढ़ने में। ठीक है, 119 में कौन सा सही नहीं है? ये लाल बलुई मिट्टी की प्रधानता वाला क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र, बिल्कुल सही, लाल बलुई मिट्टी की प्रधानता है। ठीक है, अधिकांश पथरीला पहाड़ी और पठारी भाग है, ये भी बात सही है। इस प्रदेश में कोयला के क्षेत्र हैं, ये भी बात सही है। 119 का जो राइट आंसर है वो है बी, निरा बोया गया क्षेत्र आधे से अधिक है, ये बात गलत है। ठीक है, 119 के बारे में ये आपको पता है, राज्य के जो बघेलखंड है राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, पहली बात तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, और सोन नदी के दक्षिण में स्थित है, सोन नदी के दक्षिण में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। ठीक है, और कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं, कोयले के निक्षेप। ठीक है, तो ये इसका जो बी विकल्प है वो सही नहीं है। पहला ए, सी और डी बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 120। प्रश्न संख्या 120 है हमारा, चंदेरी, खजुराहो, ओरछा और सोनागिरी मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित हैं? ठीक है, तो चंदेरी, खजुराहो, ओरछा जो है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश में स्थित हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 121। निम्न में से कौन सा संसाधन नव्यकरणीय नहीं है? नव्यकरणीय संसाधन कौन सा? तो 121 का विकल्प हो गया सी, कोयला नव्यकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है, थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं कि वे संसाधन जो किसी भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक या जैविक प्रक्रिया द्वारा पुनः उत्पन्न किए जा सके हैं, पुनः उत्पन्न किए जा सकें, क्या कहलाते हैं? नव्यकरणीय संसाधन या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जल, वायु और वनस्पति को शामिल करेंगे। प्रश्न आया नव्यकरणीय नहीं है, नव्यकरणीय नहीं है का मतलब ऐसे संसाधन जिनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, जो एक बार उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, कोयला। तो अनव्यकरणीय में जो अधिकांशतः संसाधन रखे जाते हैं वो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म संसाधन होते हैं जो एक बार यूज होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जिसमें कि कोयला है, पेट्रोल है, ये चीजें रखी जाती हैं। ठीक है, तो वो नव्यकरणीय नहीं होते, यानी कि अनव्यकरणीय होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 121 का राइट आंसर सी हो गया। अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 122। संसाधन किस प्रकार का उत्पाद है? तो 122 का विकल्प ए सही है, प्रकृति एवं मानव का सामूहिक उत्पाद है। आपको पता है कि जो संसाधन होते हैं वो मानव क्रियाओं का परिणाम है, मानव क्रियाओं का परिणाम है। ठीक है, मानव क्रियाओं का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति ने तो हमें बहुत सारे ऐसे संसाधन, बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो हमारे काम की हैं, तो उनको हम संसाधन कहते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी दे दी हैं जो हमारे काम की नहीं है, तो हम उनको संसाधन नहीं कहेंगे। इसलिए कोई भी संसाधन प्रकृति एवं मानव का सामूहिक उत्पाद होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 123। आइसोडार्पण शब्द किसने प्रयोग किया है? आइसोडार्पण शब्द किसने इस्तेमाल किया है? प्रश्न संख्या 123 का जो राइट आंसर है वो है ए, वेबर महोदय ने इसका इस्तेमाल किया है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उद्योगों के स्थानीयकरण में जो सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था वो वेबर महोदय ने दिया था 1909 ईस्वी में, जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन, जिसका अंग्रेजी अनुवाद जो है 1929 ईस्वी में आया था। किस नाम से? थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज। ठीक है, इस शीर्षक के तहत उनका जो सिद्धांत आया था जिसमें उन्होंने आइसोडार्पण शब्द का इस्तेमाल किया था। अब आइसोडार्पण है क्या? आइसोडार्पण जो है समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, मिलाने वाली रेखा है, जिसको कि वेबर महोदय ने क्या कहा था? आइसोडार्पण कहा था। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 124 देखते हैं। वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? ठीक है, अभी जो व्याख्या मैंने ऊपर दी थी उसी से हम समझ सकते हैं। वेबर ने जो अपना सिद्धांत है वो जर्मन भाषा में जो दिया था वो 1909 में दिया था, 1909 में दिया था। ठीक है, लेकिन जो उसका अंग्रेजी अनुवाद आया था वो 1929 में आया था। ठीक है, अब देखिए 1909 ही विकल्प में है, 1929 विकल्प में नहीं है। तुम्हारा 124 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी, 1909। यदि 1929 भी होता तो थोड़ा कंफ्यूजन की स्थिति बन जाती कि कौन सा माना जाए, क्योंकि सिद्धांत तो 1909 में ही दिया था, 1929 में तो केवल उसका ट्रांसलेशन आया था इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 124 का बी। ठीक है, हम लोग देखते हैं 125, अगला प्रश्न हमारा है। निम्नलिखित में से किसने मॉडल विकसित किया जो स्थानीयकरण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वेबर के ही सिद्धांत से 3 लगातार प्रश्न आपको मिल गए हैं। ठीक है, तो 125 का जो है राइट आंसर बी है। अब इन्होंने क्या बताया था, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। वेबर का सिद्धांत हमने व्याख्या देख ही ली है कि जर्मन भाषा में 1909 में और इंग्लिश में ट्रांसलेशन 1929 में हुआ था। आइसोडार्पण का इस्तेमाल किया था इन्होंने। अब स्थानीयकरण त्रिभुज भी इन्होंने इस्तेमाल किया था। स्थानीयकरण त्रिभुज क्या होता है? स्थानीयकरण त्रिभुज एक ऐसी मान लीजिए ए बी और सी है मार्केट, सी है मार्केट, तो उद्योग जो है यहाँ पे लगे। उन्होंने कहा था यदि दो कच्ची मिश्रित सामग्री इस्तेमाल होती हैं तो त्रिभुज के केंद्र में जो है उनका जो उद्योग है उसका स्थानीयकरण होगा। ठीक है, अब मिश्रित सामग्री क्या होती है? मिश्रित सामग्री होती है जिसका भार जो है उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाए, भार जो है उत्पादन प्रक्रिया में कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसी दो अगर सामग्रियां हैं जो उस उद्योग में इस्तेमाल हो रही हैं जिनका भार कम हो रहा है, तो दोनों का एक ही जगह पे यहाँ पर अगर हम लगा देंगे तो परिवहन करना पड़ेगा, यहाँ पर लगा देंगे तो परिवहन अधिक करना पड़ेगा, यहाँ लगा देंगे तो परिवहन। तो उन्होंने एक स्थानीयकरण त्रिभुज बताया और बताया उसके केंद्र में जो है उद्योग लगाया जाएगा जहाँ पर जो है न्यूनतम परिवहन लागत मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी, अल्फ्रेड वेबर। हम लोग प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल जलवायु हेतु कोपेन ने निम्न में से कौन से अक्षरों के सेट का प्रयोग किया था? मध्य अक्षांशीय, कौन से? मध्य अक्षांशीय शीत मरुस्थल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को आपने देखा होगा कि जो कोपेन महोदय हैं उन्होंने ए बी सी डी ई ये शब्द इस्तेमाल किए, तो ये जो बी शब्द था ये मरुस्थलों के लिए ही, शुष्क जलवायु के लिए ही उन्होंने इस्तेमाल किया था। ठीक है, अब तो बी तो इनमें चारों विकल्प में दिख रहा है, तो बी के अलावा उन्होंने 2 शब्द और दिए थे, यस और डब्लू। तो यस का मतलब था अर्धशुष्क, क्या था? अर्धशुष्क। तो यहाँ पर शुष्क की बात हो रही, शीत मरुस्थल अर्धशुष्क की बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि शीत मरुस्थल है तो शुष्क ही होगा। अगला जो डब्लू शब्द था, डब्लू जो शब्द था वो था शुष्क मरुस्थल के बारे में। ठीक है, तो हम बी के साथ डब्लू शब्द देख लेते हैं, 2 विकल्पों में है, बी और सी में। अभी भी हमारा उत्तर नहीं मिला है। ठीक है, फिर उन्होंने अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया था, एक एच था और एक के था। एच का था गर्म एवं शुष्क,
गर्म एवं शुष्क। और जो के था वो था शीत एवं शुष्क, शीत एवं शुष्क। तो ठीक है, शीत मरुस्थल मिल गया हमें, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी डब्ल्यू के, बी डब्ल्यू के। ठीक है, तो 126 का कोपेन महोदय ने शीत मरुस्थलों के लिए क्या इस्तेमाल किया, बी डब्ल्यू के। अगला हम लोग देखते हैं 127, वर्षण के सामान्य सम्मेलन सिद्धांत में संशोधन का सुझाव निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो 127 का जो सही आंसर है वो लैंगमूर ने जो है ये सुझाव दिया था। आपको पता होना चाहिए, सामान्य सम्मेलन या संलयन सिद्धांत ईजी बोवेन महोदय द्वारा दिया गया था, ईजी, जिसमें संशोधन किया था किसने, लैंगमूर महोदय ने। अगर आप इसके जो है सिद्धांत को देखेंगे तो ये बताया गया था कि जब ये कण नीचे आते हैं तो जो बड़े कण होते हैं अपने से छोटे कणों को क्या कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, यही संशोधन जो है किसने किया था, लैंगमूर महोदय ने किया था। तो 127 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं 128, ओजोन परत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा कवच कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ओजोन नहीं होती तो हम लोग तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पृथ्वी का और समस्याएं उत्पन्न हो जाती जीवन के लिए। ठीक है, तो ओजोन परत पृथ्वी की रक्षा कवच कहा जाता है, सही है। ये परत पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, विकल्प बी भी सही है। ओजोन परत का सृजन एवं विनाश एक क्रमिक एवं सतत प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। अब जो 128 का जो सही नहीं है वो है ओजोन गैस वायुमंडल के समुद्र तल से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओजोन परत है उसका जो सर्वाधिक सांद्रण है वो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ही पाई जाती है, क्योंकि ये समता मंडल की परत है। ठीक है, तो ये अधिक ऊंचाई तक भर भी पाई जाती है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है और ये कथन गलत है, सही नहीं है पूछा गया, तो विकल्प जो है सी सही नहीं है। हम लोग आगे देखते हैं 129, 129 का जो राइट आंसर है वो, पहले तो हम प्रश्न देखते हैं फिर राइट आंसर की बात करते हैं। नगर ताप द्वीप अर्बन हीट आइलैंड के संदर्भ में क्या सही नहीं है, नगर ताप द्वीप के बारे में क्या सही नहीं है, विकल्प जो है 129 का बी, बड़े शहर उष्ण लहरों के दौरान रात को ग्रामीण क्षेत्रों से ठंडे हो जाते हैं। आप ऐसे मान के चलिए ये कोई नगर है और इधर कोई गांव है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है। बड़े शहर उष्ण लहरों, अब जो नगर होते हैं वो उष्मा द्वीप बन जाते हैं, यहाँ पर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और जो है उष्ण लहरें चलने लगती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र ठंडे होते हैं, जब ये ठंडे होते हैं रात को तो नगरों का तापमान तो अधिक ही रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र ठंडे हो ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों से ठंडे हो ही नहीं सकते, ये तो ऑलरेडी गर्म है, उष्मा द्वीप है। ठीक है, तो यही विकल्प हमारा क्या गलत है। जबकि अर्बन हीट आइलैंड के बारे में जो ए सी डी बातें हैं, उष्ण लहरों की प्रचंडता शहरों में गांव की तुलना में नगर ताप द्वीप के कारण अधिक है, बात सही है। उष्ण लहरों की प्रचंडता तेज होगी क्योंकि नगर ताप द्वीप में जो है दूषित कणों को आकर्षित करते हैं, नगरीय क्षेत्र होते हैं तो वहां तापमान अधिक होता है। ठीक है, नगर ताप द्वीप प्रभाव नगर केंद्र में अधिक प्रचंडता से अनुभव किए जाते हैं, सारा कंक्रीट होता है तो अधिक प्रचंडता से अनुभव किया जाता है। स्थिर वायुमंडलीय दशाएं जो सामान्यतः उष्ण लहरों से संबंधित है, वे नगरीय क्षेत्रों में दूषित कणों को आकर्षित करती हैं, अत्यधिक परिवहन की वजह से दूषित कण नगरीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे इस जो प्रश्न का विकल्प सही है वो बी वाला, जबकि ये कथन गलत है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 130, प्रश्न संख्या 130 है, निम्न में से कौन सी मौसम की दशा तड़ित झंझा से संबंधित नहीं है, निम्न में से कौन सी मौसम की दशा तड़ित झंझा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो 130 का जो विकल्प है वो है डी, भारी हिमपात। भारी हिमपात इस प्रश्न का विकल्प जो है सही नहीं है, जबकि तड़ित झंझा में वर्षा, ओलावृष्टि और बिजली का कड़कना संभव है, क्योंकि तड़ित झंझा जो है वो स्थानीय
स्थानीय तूफान होते हैं, स्थानीय तूफान होते हैं जिसमें बिजली की चमक, घनघोर वर्षा एवं गरज के साथ होती है, गरज के साथ होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, भारी हिमपात तर्द झंझा में नहीं होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 131, मैंग्रोव वन सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, नई वन रिपोर्ट जारी हो गई है, उससे आप एग्जैक्ट आंकड़ा देख लीजिएगा, लेकिन इस प्रश्न का जो है राइट आंसर है वो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 132 देखते हैं। प्रश्न संख्या 132, भारत में चाय उत्पादन की प्रमुख मेखला है, चाय उत्पादन की प्रमुख मेखला है, तो 132 का जो है वो विकल्प बी सही है। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भारत में चाय उत्पादन की मेखला है। चाय उत्पादन के लिए आपको पता होना चाहिए कि 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा, पहाड़ी ढाल हो जिससे कि जल रुकना नहीं चाहिए, उनकी जड़ों पर पानी एकत्रित होना नहीं चाहिए, और 24 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक टेम्परेचर होना चाहिए। चाय उत्पादन के लिए जो है जलवायु दशाएं होती हैं, तो ऐसी जलवायु दशाएं 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पाई जाती हैं, क्योंकि पहाड़ी ढलान भी आवश्यक है। ठीक है, तो 132 का जो राइट आंसर है वो है बी। हम लोग देखते हैं 133, प्रश्न संख्या 133। ठीक है, 133, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। 133 डी, गर्म जल के स्रोत। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? गर्म जल के स्रोत। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है 2 जगह ऐसी हैं जहां पर भूतापीय ऊर्जा के जो है संयंत्र लगाए गए हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नाम की एक जगह है, वहां पर भी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, और दूसरी है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में कहाँ है? पूगा घाटी, नाम आप लोगों ने सुना होगा। पूगा घाटी में जो है इस तरह का ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, गर्म जल के स्रोत। अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, उच्च एशिया का मेरुदंड किस पर्वत को कहा जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड किस पर्वत को कहा जाता है? उच्च एशिया का मेरुदंड जो है काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय की जो है ट्रांस हिमालय की ये श्रेणी है जिसको हम लोग काराकोरम नाम से जानते हैं, और इसी को जो है क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो भारत में विश्व का सबसे बड़ी कृषि क्षेत्र, सही है। भारत में फसलों का अधिकांश पैदावार खाद्य फसलों द्वारा नियंत्रित होती है, सही है। भारतीय खेत क्षेत्रफल में छोटे होते हैं, बात सही है। तो 135 का जो है विकल्प डी, 1 और 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, भारत में कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से जो भारत जो है वो कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से धनी है। कुल क्षेत्रफल का 47%, कितना? 47% भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ठीक है, कृषि भूमि के 75% भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जबकि 25% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारा जो डी कथन है वो बिल्कुल सही है, मतलब तीनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या जो है अगला देखते हैं, 135 के बाद 136 है। कुछ विद्वानों दिए गए हैं और सिद्धांत या उनसे संबंधित विचार को दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं, मैकिंडर का इसी प्रश्न में इस पेपर में कई बार चर्चा आई है। मैकिंडर का जो है, मैकिंडर ने दिया था हृदय स्थल सिद्धांत। ठीक है, ए का 2 आप देख लो, ए का 2 तो चारों में मिल रहा है। फिर बी पे आते हैं, कुहन ने दिया था भू सामरिक प्रदेश। बी का 3 अगर हम देखें तो हमारे 2 विकल्प सही हो रहे हैं। स्पाइकमैन ने दिया था सी का 4 रिमलैंड।
रिमलैंड थ्योरी, सी का 4, तो हमारा सी का 4 यहाँ मिल गया। डी का वायु शक्ति सिद्धांत, ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 136 का बी, 136 का बी। मैकिंडन ने हृदय स्थल सिद्धांत, कुहन ने भूसामरिक प्रदेश, स्पाइकमैन ने रिमलैंड सिद्धांत और डी से सेवेर्स्की ने वायु शक्ति सिद्धांत दिया था। इस आधार पर हमारा विकल्प बी सही हो गया, ठीक है। हम लोग 137 देखते हैं। 137, जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वही विश्व को नियंत्रित करेगा। जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वही विश्व पर नियंत्रण करेगा। 137 का जो है राइट आंसर है सी। मैकिंडर ने ये बात कही। ऊपर देखो मैकिंडर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, एक ही सिद्धांत से संबंधित 3-3, 4-4 प्रश्न पूछे गए हैं। मैकिंडर ने जो क्या सिद्धांत दिया था, 1 का 2 हृदय स्थल सिद्धांत। अपने हृदय स्थल सिद्धांत में उन्होंने बात कही थी, जो विश्वद्वीप पर शासन करेगा वही विश्व को नियंत्रित करेगा। फिर उन्हीं से संबंधित आ गया प्रश्न कि मैकिंडर के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न की व्याख्या ही प्रश्न में पेपर में दे दी गई है, ठीक है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर इसी में मिल जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 138, ठीक है। मैकिंडर के सिद्धांत के संदर्भ में क्या है, एच.जे. अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, यही कथन गलत है, सही नहीं पूछा है ना, ठीक है। तो 138 का ए, वो अमेरिकन नहीं थे, ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश जाग्राफर थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1904 में द जियोग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसका संशोधित रूप 1919 में प्रस्तुत हुआ, जिसमें उन्होंने हार्टलैंड शब्द का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल सही। सिद्धांत की अवधारणा थी, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा। ये बात थी 1919 के लिए, ठीक है, जो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा। तो आपको मैकिंडर का सिद्धांत जो है, पूरा प्रश्न भी इसी में मिल गया, व्याख्या भी इसी में मिल गई, उत्तर भी इसी प्रश्न में, इसी पेपर में मिल गए हैं, ठीक है। तो जो 138 का राइट आंसर है ए। आगे हम लोग देखते हैं 139, राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। राज्य के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। प्रश्न संख्या 139 का जो है बी, रैडजेल महोदय ने राज्य के जैविक सिद्धांत के जो है प्रतिपादन किया, क्योंकि रैडजेल ने राज्य को जैविक इकाई माना है। क्या माना है, जैविक इकाई माना है, क्योंकि राज्य जो है सतत प्रगतिशील होते हैं, सतत प्रगतिशील होते हैं, ठीक है। इसीलिए राज्य को एक जैविक इकाई का माना और राज्य का जैविक सिद्धांत जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, रैडजेल महोदय ने। प्रश्न संख्या है 140, प्रेनीज पर्वत श्रेणी किन दो देशों के मध्य पर्वतीय सीमा बनाती है। प्रेनीज पर्वत श्रेणी किन दो देशों के मध्य जो है पर्वतीय सीमा बनाती है। तो 140 का जो सही विकल्प है वो है सी, फ्रांस एवं स्पेन का मध्य। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरह यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रेनीज पर्वत है, ठीक है, और इधर जो है स्पेन है, ठीक है, और इधर जो है फ्रांस है, ठीक है। तो इनके मध्य जो सीमा बनाता है वो प्रेनीज पर्वत है, और ये यहाँ पर जो है पुर्तगाल है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है पुर्तगाल का है, ये स्पेन है और ये फ्रांस है। इनके मध्य जो सीमा बनाता है वो जो है कौन सा पर्वत है, प्रेनीज पर्वत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 140 के बाद 41, भांडेर का पठार मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भूआकृतिक विभाग का हिस्सा है। भांडेर का पठार मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भूआकृतिक विभाग का हिस्सा है। 141 का सही उत्तर है डी, विंध्यन स्कार्पलैंड, कगारी प्रदेश, ठीक है। तो यदि हम थोड़ा सा प्रयास करें इस पे समझने का, ठीक है, ऐसे एमपी मान ली हमने बनाया और ये विंध्याचल पर्वत ऐसे फैले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पर भांडेर श्रेणी और भांडेर का पठार स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है भांडेर का पठार जो कि किसका हिस्सा है, विंध्यन स्कार्पलैंड, कगारी प्रदेश का हिस्सा है। तो 141 का जो है डी विकल्प सही है। आगे हम लोग देखते हैं 142। 142 जो है मैकल श्रेणी के अमरकंटक क्षेत्र से, मैकल श्रेणी के
अमरकंटक क्षेत्र से निकलने वाली 3 नदियों का कौन सा समूह सही है? ठीक है, तो 142 का जो सही उत्तर है वो है ए, नर्मदा, सोन एवं जोहिला। आपको पता है कि जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, अमरकंटक से निकल करके गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा जी अमरकंटक से निकल के जो है अरब सागर में, ठीक है, ऐसे। और जोहिला जो है वो सोन की ही सहायक नदी है। जोहिला नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है। ठीक है, तो जो अमरकंटक क्षेत्र है वहां से 3 महत्वपूर्ण नदियां नर्मदा, सोन एवं जोहिला निकलती हैं। ठीक है, तो जोहिला सोन की सहायक नदी है, सोन गंगा की सहायक नदी है, और नर्मदा आपको पता ही है कि जो अरब सागर में गिरती है अमरकंटक क्षेत्र से निकल करके। ठीक है, आगे देखते हैं 143, प्रश्न संख्या 143। मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टियों के पाए जाने का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी जो पाए जाने का प्रमुख क्षेत्र है वह है पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है अनूपपुर और डिंडोरी जिला का थोड़ा सा हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से टच करता है, वहां पर जो है क्या लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, तो पूर्वी मध्य प्रदेश में जो है लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 144 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नहरों द्वारा मुख्य रूप से सिंचित है? किसके द्वारा? नहरों द्वारा मुख्य रूप से सिंचित है। तो 144 का जो राइट आंसर है वो है चंबल बेसिन। ठीक है, चंबल बेसिन, वहां पर चंबल नहर है जो मध्य प्रदेश में बृहद सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत, बृहद सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। कौन सी? चंबल नहर। ठीक है, और इसमें जो सर्वाधिक सिंचित जिले हैं वो ग्वालियर, ग्वालियर एवं मुरैना। ठीक है, तो कौन सा? चंबल बेसिन का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से नहरों से सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 145। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम 2 खाद्यान्न फसलों का सही समूह कौन सा था? ठीक है, इस 18-19 का पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा विवादित प्रश्न भी है ये। यदि आप करंट डाटा देखेंगे तो जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आपको मिलेगा 19-20 और उसके बाद में चावल और गेहूं का है। ठीक है, लेकिन हमारे आयोग ने इसको जो स्तर माना है गेहूं और चना को माना है कि सर्वाधिक क्षेत्र। गेहूं तो है, कंफर्म है, जो है गेहूं में सर्वाधिक क्षेत्रफल है, लेकिन जो है चना और चावल में थोड़ा सा वो है, तो आयोग ने गेहूं और चना वाले विकल्प को सही उत्तर माना है। प्रश्न संख्या 146 हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ब्लैक बग जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात के भावनगर में स्थित है, गुजरात के जो है भावनगर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। भावनगर गुजरात में जो है ब्लैक बग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 147। किसे लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है? ठीक है, किसे लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है? 148 का जो सही आंसर है वो है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट को जो है Fe2O2 इसका रासायनिक सूत्र है, और इसमें जो है 70% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। इसको जो है इसलिए इसको लोहे का ऑक्साइड कहा जाता है, हेमेटाइट को। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 148। भारत में कृषि क्रांतियों में से, प्रश्न संख्या 148, भारत में कृषि क्रांतियों में से कौन सा ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, 148 का सी, 148 का सी। तो आपको पता है कि 1964-65 में जो है ऑपरेशन फ्लड जो है शुरू किया गया था, दुग्ध उत्पादन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के निर्देशन में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के निर्देशन में शुरू किया गया था जो है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। कौन सा शहर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 149 का सही आंसर है अहमदाबाद।
अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको पता है कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, सूती वस्त्र की। और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इस पेपर का अंतिम प्रश्न संख्या 150, प्रमुख पर्यटन केंद्र कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है? 150 का बी राइट आंसर है, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में यदि आपने कभी मैप देखा है तो उसमें आप देखेंगे इस तरह से जो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद ऐसे कार्डामम की पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पे जो पाई जाती हैं वो पलनी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है कोडाईकनाल केंद्र, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं। ठीक है, प्रमुख पर्यटन केंद्र है तमिलनाडु का, जिसको कोडाईकनाल, जो कि पलनी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, 150 प्रश्न हमारे जो है कंप्लीट हो गए हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और जो है इसको आपने अंतिम तक देखा होगा, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।